हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज। हम बात कर रहे थे अब की बार 300 पार। इस सीरीज में नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। पाथवे पूछ रहा है एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन का। ओके, देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हम पाथवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड से देखिए, साइनोएट्रियल नोड सबसे ऊपर दे रखा है हमें। ओके, साइनोएट्रियल नोड ये रहा। साइनोएट्रियल नोड से कहाँ जा रहा है? एवी नोड के ऊपर। ठीक है, एवी नोड से एवी बंडल में जा रहा है। एवी बंडल से फिर कहाँ जा रहा है? बंडल ऑफ हिस, देन फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर। ओके, ये हमारी सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। क्वेश्चन पे हम वापस से आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले किसके ऊपर था? साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड दैट इज ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और डी में दे रखा है। उसके बाद साइनोएट्रियल नोड से किसके ऊपर जा रहा था? दैट इज एवी नोड। एवी बंडल के ऊपर नहीं, एवी नोड के ऊपर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल नंबर 3, उसके बाद फिर बंडल ब्रांचेस और फाइनली पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसा ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पे इजनोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इनकी परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज हमें ये दे रखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी की सीक्वेंस है बेसिकली। एनसीईआरटी के परसेंटेज है, सॉरी मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में परसेंटेज गिवन है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर। देखिए, वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इजनोफिल्स की बात कर रहा है। तो इजनोफिल्स जो हैं, अभी हमने देखा इजनोफिल्स 2 to 3%। इजनोफिल्स कितनी है? 2 to 3%। दैट इज इजनोफिल्स 2 to 3% है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ए का सेकंड इसमें आ रहा है, नीचे भी आ रहा है सीओडी में। बी की बात करें तो लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। ओके, तो ऐसा बी, डी, सीओडी, फिर से सी। और न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स हमारी कितनी है? 60 to 65%। तो 60 to 65%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी में चला जाएगा। और लास्ट मोनोसाइट्स जो है हमारी, मोनोसाइट्स का परसेंटेज कितना होता है? 6 to 8%, दैट इज डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। नहीं, लीस्ट अबंडेंट होती हैं। और ये 0.5 to 1% होती हैं। 0.5 to 1% ये लीस्ट होती हैं, सबसे कम होता है इनका नंबर। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, बिल्कुल सही बात है। हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन सिक्रीट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाता है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, क्योंकि हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एलर्जिक रिएक्शंस जब होती हैं वहाँ पे हिस्टामिन जो है फंक्शन करता है। तो सी हमारा ऑप्शन ये भी ठीक हो गया। और हमारे से स्टेटमेंट करेक्ट पूछे हुए हैं यहाँ पे। लास्ट कह रहे हैं बेसोफिल्स आर किडनी शेप न्यूक्लियस। नहीं, किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता है, 3 लोब न्यूक्लियस होता है इनका। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। नहीं, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो हमारा कौन कौन सा? बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 का ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। पहला कह रहा है द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। नहीं, थ्रोम्बिन्स नहीं होता है, उसको फाइब्रिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन्स। फाइब्रिन्स उसको बोलते हैं। ओके, फाइब्रिन्स उसका नाम होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है द स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। तो ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 हमारा ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और आर कॉल्ड एज, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है उनको। दिस इज ड्यू टू, किस वजह से उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है? देखिए, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन उसकी आरबीसी पे प्रेजेंट होंगे। दोनों एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होगी प्लाज्मा के अंदर। एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा के ऊपर। चलिए देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हमें 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, एब्सेंस की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तो एंटीजन होते ही नहीं है। अगला प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी ऑन
आरबीसी, बिल्कुल गलत बात है, एंटीबॉडी की बात कर रहा है कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी आरबीसी के ऊपर, गलत बात है, एंटीजन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन को, ठीक है, फाइब्रिनोजन को, ठीक है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करने वाला, फाइब्रिन में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, तो थ्रोम्बिन टी, ये मैं यहाँ पे थ्रोम्बिन लिख देता हूँ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। एनसीईआरटी में कैस्केड मैकेनिज्म में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। पहला इजनोफिल्स, इजनोफिल्स की बारे में बात हो रही है। इजनोफिल्स जो है बेसिकली बेटा वो क्या करता है? इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है। ओके, तो इजनोफिल्स के बारे में बात करें तो ये क्या होगा? ये हिस्टामिनेज, हिस्टामिनेज यानी ऐसा एंजाइम जो हिस्टामिन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, ये क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, तो ए का क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें बेजोफिल्स। बेजोफिल्स के बारे में क्या आता है? बेजोफिल्स के बारे में ये आता है बेटा, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। तो बेसोफिल्स ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, तो हमारा बी का 4 हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 हो जाएगा, इसमें दे रखा है, एंड बी का 4 हो जाएगा। ओके, ए ही ऑप्शन में ये दे रखा है, ए का 3 और बी का 4। देन सी बात कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स हमारा फेगोसाइटोसिस करता है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। एंड डी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आपने सुना भी होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये भी मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन की अगर हम बात करें बेटा, तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस में दे रखा है? ए की ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर भी देख लेते हैं। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन की अगर बात करें तो ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन किस चीज में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सारी बातें डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी की लाइन को बिल्कुल प्रॉपरली सही से पढ़ना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज जो है वो ई न्यूक्लिएट होती हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस फीचर को डिफाइन करने के लिए? देखिए आरबीसी ई न्यूक्लिएट यानी उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ई न्यूक्लियस के साथ साथ इनके अंदर गोल्गी बॉडीज और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में हीमोग्लोबिन आ सके, और हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा O2 को कैरी कर पाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस नहीं, सोमेटिक सेल्स नहीं, डू नॉट मेटाबोलाइज नहीं, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऐसा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, तो आंसर क्या चला जाएगा? डी, ओनली 4। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी जिसका जो है नंबर कम होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जिसकी कमी से ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड जो है बॉडी से क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। यानी बेसिकली बात कर रहा है कि जो किस चीज़ में हेल्प करेगा? जो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं? दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स उनको बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जब किसी के ब्लड प्लेटलेट्स कम होती हैं तो कहते हैं भाई इसको क्या है, क्लॉटिंग, अगर एक बार खून बहना शुरू होता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई ब्लड प्लेटलेट्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, बट ये भी एक रीजन होता है। सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, सीरम जो है वो ब्लड से डिफरेंट होता है। कैसे? देखिए क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा को, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से क्या कर लिया जाता है? उसमें से सीरम को निकाल लिया जाता है। सीरम में किस चीज़ की कमी होती है? फाइब्रिनोजन की। फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। वो जो क्लॉटिंग फैक्टर निकाल के जो अलग से जो सीरम हमें ऑब्टेन होता है, वो उसके अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। बाकी सब चीज़ें ब्लड जैसी होती हैं। तो लैकिंग ग्लोबुलिन्स नहीं प्रेजेंट होता है, लैकिंग एल्ब्यूमिन्स नहीं, एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट होते हैं, लैकिंग एंटीबॉडीज ये भी प्रेजेंट होते हैं, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, फाइब्रिनोजन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। कहाँ पे होता है? दिस प्रोसेस अकर्स इन रेड बोन मैरो। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2021 में आप देख सकते हैं। अभी जो हमने हमारी ये जो सीक्वेंस चल रही है इसमें 2021 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था
कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि जिसको किसी का भी ब्लड क्या करा जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। यानी वो किसी का ब्लड भी क्या कर लेगा, किसी का ब्लड भी उसकी बॉडी में चढ़ाया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, बात करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है कि ए एंड बी एंटीजन उसकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2021 में सेम क्वेश्चन आया है, तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है अब 90%, 85 to 90% नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई है ताकि आप लोग क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, नहीं, लिम्फ के अंदर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी नहीं होती है। अगला देखिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लस प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही, बी हमारा क्या हो जाएगा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारी चीजें होती हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, नहीं, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड, ब्लड में से हम सारे ब्लड के जो कंपोनेंट हैं, ब्लड कंपोनेंट्स बीसी, ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो हटा दें, ब्लड कंपोनेंट्स क्या कर दें, हटा दें, दैट इज नॉन एज प्लाज्मा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज सीरम इज इक्वल्स टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, नहीं, फाइब्रिनोजन तो होता ही नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पे बात हो रही है ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है, देखिए ईसीजी ये होता है, ओके, ये जो दिख रहा है इसमें एक पी वेव होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और एक टी वेव होती है। अब ये चारों चीज़ें जो हैं, पी वेव क्यू आर, तीनों चीज़ें पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये अलग अलग चीज़ें बताती हैं। देखिए, तो पी वेव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टेट में जाता है। एट्रिया, ऊपर वाला जो चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया जो होते हैं, एट्रियम जिनको हम बोल देते हैं लेफ्ट और राइट, वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो पी वेव की अगर हम बात करें तो पी वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जाएगा डीपोलराइज, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का 3 बी में दे रखा है, ओनली एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टी वेव जो है हमारी, टी वेव रीपोलराइजेशन, यानी सिस्टोलिक स्टेट से डायस्टोलिक स्टेट में आना, रिलैक्स स्टेट में आना, तो टी वेव जो है हमारा रिप्रेजेंट, टी वेव जो है हमारा रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, यानी वापस नॉर्मल स्टेट में डायस्टोल कंडीशन में आ जाना, तो ये हमारा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा। और टी और पी कैप, और टी के बाद यहाँ पे अगली ईसीजी शुरू हो जाएगी। टी और पी के बीच में जो गैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, डी का हमारा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, ये 2024 का सवाल है, रीसेंट का, ओके। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये 2024 में आया, ठीक है। 2023 में देखिए क्या सवाल आया हुआ था, इसको देख लीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके, पी वे पूछ रखा है, वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछ रखा है, तो रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। तो ए की अगर हम बात करें तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो पी वेव का ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो ए की ऑप्शन दे रखा है, ए का 3, बी का 1 हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बाकी सी का 4, टी वेव जो है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को दिखाएगा, और एंड ऑफ टी वेव जो है ये हमें बता देगा एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें करके जाना है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूं, पहले कह रहा है पी वेव, पी वेव का क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ए का क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, तो ए का 3 किसी ऑप्शन में है, जी ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी सारे ऑप्शंस बी सी डी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये नोडल टिश्यू के बारे में बात कर रहा है, जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो जनरेट नहीं करता है, वो पास करता है, ठीक है।
SAN साइनो एट्रियल नोड जो है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। और आगे क्या कह रहा है, टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं ये बात ठीक नहीं है क्योंकि जनरेट साइनो एट्रियल नोड करता है। अगली बात, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। नहीं भाई, इसमें हम सोचते हैं कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से खुलेगी, उसकी वजह से खुलेंगे, नहीं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पहले से ही खुले हुए होते हैं, राइट। और ब्लड जो है वो फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट डायस्टोलिक स्टेट में एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आता रहता है, प्रेशर से नहीं खुलते हैं, वो पहले ही खुले रहते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें, बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन पे चलते हैं। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही बात है। जॉइंट डायस्टोल में जब जब जो है एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो ब्लड जो है फ्रीली एट्रियम से वेंट्रिकल में आता रहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होता है कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स इसकी वजह से नहीं बढ़ते हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ता है उसकी वजह से नहीं बंद होते। क्यों? जब जॉइंट डायस्टोल में आता है तो एओर्टा से ब्लड वापस ना आ जाए तब वो सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं क्लोज होते हैं, क्योंकि सिंगल एक तरफ से ही ओपनिंग होती है उनकी, ठीक है। जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अरे यार ये क्वेश्चन फिर से आ गया, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पी वेव क्या होता है, पी वेव होता है भाई डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किसी में दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, अरे भैया क्या बात है, बी का 1, बी का 1, दो ऑप्शन। टी वेव, टी वेव क्या होता है, टी वेव होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो ये हमारा यहाँ हो गया, अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, रिडक्शन इन टी वेव, ये नया है बिल्कुल, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अगर टी वेव के साइज में रिडक्शन हो रहा है तो समझ जाइए वहाँ पे इस्कीमिया का केस है या टॉलनेस आ रही है, ठीक है। तो समझिए इस्कीमिया का केस है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे हाँ ये कोरोनरी इस्कीमिया तो 3 है, तो 3 किस में दे रखा है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, हार्ट रेट पूछ रहा है हमारे से। अगर पर्सन का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है और ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में जो है डायस्टोल के बाद 100 ml है और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, 50 ml है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के एंड पे जो वॉल्यूम होती है वो माइनस सिस्टोल के एंड पे जो वॉल्यूम होती है वो माइनस कर देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज 50 ml। अब हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है यार, स्ट्रोक वॉल्यूम को ना अपन हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक एक हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में एक हार्ट बीट में कितना ब्लड हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, हार्ट बीट निकालनी है। तो हार्ट बीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई, हार्ट बीट इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट हमारा कितना है, 5000 ml, राइट। 5000 ml डिवाइडेड बाय ये बताइए ये कितना था हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 100 आ जाएगा। तो 100 बीट्स पर मिनट। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है कि भाई पहले तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते कहाँ पे हैं, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। अब राइट में कौन सा होता है, लेफ्ट में कौन सा होता है, देखो मैंने तो सीधा सीधा सा सिंपल सा फंडा है जिससे मुझे याद रहता है। हम राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, मोस्टली लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट से ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादा मतलब ज़्यादा किस में होंगे, ट्राइकस्पिड में, यानी 3 किस में होंगे, राइट साइड में। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वाला कौन सा है, तो ट्राइकस्पिड किस में चला जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो एक आध कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो एक आध 3 किस में दे रखा है, ए की ऑप्शन में। क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे देख लेते हैं। बाइकस्पिड किस में हो जाएगा, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा, सेमिलूनर वॉल्स, सेमिलूनर वॉल्स कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल के बीच में और किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के, एओर्टा के बीच में, ठीक है, एओर्टा के बीच में। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये एओर्टा के बीच में क्या होते हैं, लेफ्ट की मैं बात करूं तो वहां पे क्या होते हैं, सेमिलूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो 2 साउंड आती है, एक लब और एक डब। लब साउंड कब आती है, जब हमारी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो रही हो, ठीक है, तो आती है लब।
और ये बात कर रहा है किसकी, टू हियर द साउंड, द सेकंड साउंड, सेकंड साउंड इज पहली होती है लब, दूसरी होती है डब। डब कब आती है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्स बंद हो रहे हों। तो पहला कह रहे हैं एवी नोट रिसीव सिग्नल फ्रॉम साइन, नहीं होगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन अप, नहीं होगा। वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, नहीं होगा। सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं सेमिनुलर वॉल्स जो हैं जब बंद हो रहे हैं, जब ब्लड फ्लो वेसल्स में जा रहा है वेंट्रिकल्स से, तो कब, तब कौन सी साउंड आएगी, दैट इज डब साउंड। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैमेलियन एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होता है। देखिए मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एओर्टा में कब आएगा, तब आएगा जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। और एओर्टा, एओर्टा में ब्लड कहाँ से जाता है, राइट वेंट्रिकल से कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, आप बताइए, लेफ्ट से जाएगा कि राइट से। बिल्कुल सही जवाब, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल किस कंडीशन में होगा, सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ब्लड प्रेशर आएगा किसके अंदर, एओर्टा के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा चला जाएगा। डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, एट्रियम तो भाई एट्रियम से तो वेंट्रिकल में आना है पहले ब्लड, तो उसका तो कोई मतलब। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम से कहाँ जाएगा भाई, वेंट्रिकल का, एओर्टा का मतलब ही नहीं बनता है एट्रियम से। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल तो एओर्टा में सप्लाई करता ही नहीं है, वो तो किस में करता है, वो पल्मोनरी आर्टरी में करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को लीवर में ड्रेन करते हैं, कहाँ से, बिल्कुल सही जवाब, स्टमक से करते हैं, किडनी से नहीं करेंगे। अरे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी तो दो ऑप्शन होंगे भाई इसके, ए और सी। हाँ, ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। हार्ट नहीं, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है जिसमें हमारे गट से ब्लड कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन से, बिल्कुल सही जवाब है, पल्मोनरी वेन से ज्यादा होता है। लेस देन दैट इन द वेना कावा, नहीं, इससे ज्यादा होता है, मोर होता है, इसमें लेस दे रखा है। सेम एज दैट इन एओर्टा, एओर्टा की बिल्कुल सेम होता है, नहीं, एओर्टा में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी से। अब बात करें मोर देन दैट इन द कैरोटिड, कैरोटिड से, कैरोटिड आर्टरी से ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, नहीं होता है, इनमें कैरोटिड आर्टरी में ज्यादा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, कौन सी है भाई, देखो पहले नाम दे रखा है हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन और डोर्सल एओर्टा, ये चार नाम हमें दे रखे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है, जितना हम मतलब लीवर के अंदर एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो गट से जो है ब्लड लीवर के अंदर जाता है, तो इनके अंदर तो यूरिया सिक्रेट ही नहीं होता है, तो यहाँ से जो है मैक्सिमम यूरिया की अगर हम बात करें तो ये तो हेपेटिक पोर्टल वेन तो नहीं होगा। डोर्सल एओर्टा, यहाँ पे भी यूरिया प्रोड्यूस होने का मतलब नहीं है। और रीनल वेन, रीनल वेन बोले तो किडनी वाली वेन, यहाँ पे भी यूरिया इतना ज़्यादा सिक्रीट होने का मतलब नहीं है। यूरिया का काम है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन सिक्रीशन की बात नहीं है। बेसिकली हेपेटिक वेन आंसर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, मेनली लीवर के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज किसमें आए थे, याद कीजिए, मैमल्स के अंदर। तो इसमें मैमल है कोई, ठीक है, वेल, वेल जो है यहाँ पे मैमल है, तो वेल आंसर चला जाएगा। शार्क, लिजार्ड, फ्रॉग आपको पता है क्यों नहीं गया है। नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा है, एक एएनएस के अंदर दो होते हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर देता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो कम कर रहा हो, तो पहला ऑप्शन कह रहा है रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट को भी कम कर देता है और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है, ये आंसर चला जाएगा। हार्ट रेट इज इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं, ये काम किसका होगा, ये सिंपैथेटिक का होगा, इसका काम ये नहीं होगा। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर खत्म हो गया है।